जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शानदार क्लासेस में। आज हम शानदार सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमें एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वीं का कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 दिया है, √3 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, लेकिन आपको बोर्ड की परीक्षा में सीधे सीधे नंबर 3 नंबर या 5 नंबर के देखने को मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको मालूम है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते। p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो हम इसके विपरीत ये मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है और उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। इसके विपरीत माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब अगर √5 को हम परिमेय संख्या माने हैं, यानी इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लिया √5 बराबर p/q। अब देखिए जहाँ पे q क्या होता है, q ≠ 0, और ये जो p व q हैं वो पूर्णांक हैं। p व q पूर्णांक हैं और इसके साथ साथ सहअभाज्य संख्या भी है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या आपको पिछले क्लास में हम बता चुके हैं क्या होती है। सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका HCF 1 होना चाहिए। तो अब इसको हम इधर गुणा कर रहे हैं। √5 q बराबर p। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका करेंगे तो √5 q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये हो गया q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब अगर यहाँ से हम q स्क्वायर बराबर लिखें तो लिख सकते हैं p²/5। इसका मतलब ये हुआ कि p² 5 से विभाजित है। चूंकि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ये आपका प्रमेय जो आपकी किताब में प्रमेय दिया है, प्रमेय 1.3, उससे लिखे हैं कि अगर p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। इसको आप एक समीकरण बना के रखिएगा, प्रथम समीकरण काम आएगा आगे इसका। अब अगर p जो है वो 5 से विभाजित है तो हम इसको लिख सकते हैं p/5। अब अगर कोई भी संख्या है, मान लीजिए कि p कोई संख्या रही होगी, और जब p संख्या रही होगी तो उसको डिवाइड करने से 5 से कुछ ना कुछ और संख्या जरूर मिलेगी। जैसे मान लेते हैं कि p 10 था तो 10 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। ऐसे कोई ना कोई संख्या p बराबर रही होगी, क्योंकि वो एक चर संख्या है। चर संख्या का मतलब होता है कि जिसका मान बदलता रहे, यानी कि p का मान हमेशा बदलते रहेगा, कुछ भी हो सकता है। और जब 5 से डिवाइड करेंगे उसको तो कोई ना कोई मान मिलेगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो वो मान मिला है वो k1 मिला है। कोई मान हो सकता है, k1 मान लिए हैं। अब हम इसको अगले पेज में करें तो देखिए, अब हम इसको ऊपर लिख रहे हैं। यहाँ पे p/5 कोई ना कोई k1 आया है
अब K1 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5K1 हो जाएगा। इसको मान लीजिए कि ये दूसरा समीकरण है। अब ये P का मान जो समीकरण 2 का मान है, समीकरण 2 के P का मान समीकरण 1 में रखने पर इसका मान क्या करेंगे कि जो समीकरण 2 का मान है यानी कि ये वाला मान P बराबर 5K1, इसको ले जाके हम इस वाले समीकरण में जहाँ P है वहाँ पे रख देंगे। तो इस P का मान यहाँ पे रख देंगे तो ये हमको मिल जाएगा Q स्क्वायर बराबर, P का मान है 5K1 तो 5K1/5 और P का स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अब हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और K1 का स्क्वायर हो जाएगा और बटा में 5 है। फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25। इसको मिटाते हैं। 5 पचे 25 यानी हम लिख सकते हैं कि Q स्क्वायर बराबर 5K1। अब यहाँ से अगर हम K1 स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि K1 स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बाई 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो लिख लेंगे क्योंकि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 5 Q को भी विभाजित करेगा, फिर से वही सेम स्टेप आ गया जैसे पिछला लिखे थे कि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता था। ये आपके किताब का प्रमेय 1.3 से लिखा गया है कि 5Q को भी विभाजित करेगा। अब यदि 5Q को विभाजित करेगा तो भाग देने पर फिर से कोई ना कोई संख्या आएगी। तो मान लेते हैं कि इस बार जो भाग देने पर संख्या आ रही है यानी कि Q डिवाइडेड बाई 5 करने पे कोई संख्या है जिसे हम K2 मान लेते हैं। मान लिया कि कोई संख्या K2 आ रही है। अब फिर से अगर करना चाहें तो लिख सकते हैं Q/5 बराबर K2 है तो यहाँ से 5 का इधर गुणा कर देंगे तो Q बराबर आ गया 5K2। ठीक, अभी हमने पीछे लिखा था कि P बराबर 5K1 और अभी हमने लिखा कि Q बराबर 5K2। इसका मतलब देखिए P के अभाज्य गुणनखंडन में 5 गुणे K1 है और Q के अभाज्य गुणनखंडन में 5 गुणे K2 है। इसका मतलब कि इन दोनों में वो उभयनिष्ठ क्या है, अभाज्य गुणनखंडन में उभयनिष्ठ संख्या जो है वो 5 है और जो अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ होती है वही हमारा HCF कहलाती है। तो यहाँ पे इसका मतलब कि उभयनिष्ठ संख्या जो है, उभयनिष्ठ संख्या 5 है और होना क्या चाहिए था, 1 होना चाहिए था। जब HCF 1 होता है तब हम कहते हैं कि वो सह अभाज्य संख्या है। यानी कि उभयनिष्ठ संख्या अगर 1 होता तो हम कहते हैं कि ये सह अभाज्य संख्या है। और चूंकि पहले ही हम मान के चले हैं कि P व Q पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक है तो इसको जब भी इस रूप में लिखेंगे परिमेय रूप में तो वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य ही होती हैं। कैसे होती हैं, अगर जैसे मान लीजिए 2/3 है तो ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनका HCF 1 होता है। अगर हम कोई भी संख्या लिखते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं 6/8 तो इसको भी अगर हम काट देंगे, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 2 3 6 हो जाएगा और 2 चौके 8, यानी इसको फिर से लिख सकते हैं 3/4 और 3 और 4 फिर से इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो उसका 1 ही आएगा, यानी कि HCF हो गया हमारे पास 1। तो कोई भी संख्या को परिमेय होने के लिए उसका HCF 1 होना अनिवार्य है और हमें यहाँ पे देख लिया कि इसका गुणनखंडन करने पर इसका उभयनिष्ठ गुणनखंडन 5 है अर्थात इसका HCF 5 है। तो ये हमें गलत मिला है। गलत क्यों मिला, क्योंकि हमने इसको
अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना इससे कर लिया था, जिस कारण से ये हमें गलत मिला है। अब इसी बात को हम एक बार और लिख देंगे पूरा। अतः P व Q के अभाज्य गुणनखंडन में उभयनिष्ठ संख्या 5 है। जबकि परिमेय होने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंडन एक होना चाहिए। हमें यह गलती हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये हमने सिद्ध कर लिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ऐसे ही √3, √2 ऐसे ऐसे भी पूछे जाते हैं पेपर में। √3 का भी पूछ देगा आपसे, √2 का भी पूछ देगा, √5 का भी पूछ देगा। तो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर। एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवालों का सिलसिला जारी रहेगा शानदार सीरीज में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।